नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पिछली कक्षा में मौर्य साम्राज्य को पढ़ा। उसके बाद अब हमारा टॉपिक है मौर्य उत्तर काल। जी हाँ दोस्तों, मौर्य उत्तर काल में हम शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंशों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम यहाँ पर शुंग वंश की बात करते हैं तो 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक शुंग वंश का शासनकाल रहा। नेक्स्ट बात करते हैं कण्व वंश, और उसके बाद हम सातवाहन वंशों के बारे में इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए, आपको क्लास के अंत तक जरूर बना रहना है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद मगध राज्य अब दो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था। जी हाँ दोस्तों, जब मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ तो मगध छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया। विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए और कब्जा करने लगे और वहाँ पर नए नए राज्यों की स्थापना करने लगे। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया था। उसके बाद हम यहाँ पर शुंग वंश की अगर हम बात करें तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। और मगध पर यह ब्राह्मण साम्राज्य था। मगध पर यह पहला ब्राह्मण साम्राज्य था। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर बनाई। और इनकी राजभाषा की हम बात करते हैं तो इनकी राजभाषा संस्कृत थी। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, जो प्राचीन मगध था उसका एरिया ये रेड कलर में यहाँ पर है, लेकिन बाद में यहाँ पर ये शुंग वंश का शासनकाल इतने छोटे एरिया में हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने अशोक ने जो 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे उनको तुड़वा दिया था। इसके काल को हम वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा और उसने बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। इसका उल्लेख हमें बरहूत स्तूप का निर्माण कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। जी हाँ दोस्तों, बाद में इसने बौद्ध धर्म की महानता को समझा और बरहूत स्तूप का निर्माण कराया। नेक्स्ट बात करते हैं, यवनों का आक्रमण भी इसी के समय हुआ था। जैसे एक यूनान है जिसका नाम है डेमिट्रियस, इसने आक्रमण किया है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। और इसके दरबार की हम बात करते हैं तो पतंजलि इसी के दरबार में रहते हैं। पतंजलि की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक आप यहाँ पर देख सकते हैं, योग शास्त्र और महाभाष्य, ये सब पतंजलि की पुस्तक है। और पतंजलि के बारे में हम यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के लिए पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना है आपको, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। इसी के समय पर बौद्ध ग्रंथ जो है जातक ग्रंथ, इसकी रचना इसी के समय पर हुई। और पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी पुस्तक और मनु ने मनुस्मृति इसी के समय पर लिखे थे। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी के बारे में, इनका पुत्र अग्निमित्र था। अग्निमित्र के बारे में यहाँ पर आप देखें तो विदर्भ युद्ध इन्होंने किया। विदर्भ युद्ध यज्ञसेन और अग्निमित्र के मध्य हुआ था। अगर हम यहाँ पर यज्ञसेन की बात करते हैं तो यज्ञसेन की बहन कौन थी? मालविका थी। और कालिदास की जो रचना है मालविकाग्निमित्रम, इसमें जो विदिशा के राजा अग्निमित्र है और मालविका के प्रेम प्रसंग की कहानी लिखी गई है। इसी प्रकार से विदर्भ का युद्ध जो मालविका के भाई थे यज्ञसेन और अग्निमित्र के मध्य हुआ था। और इसके हम उत्तराधिकारी की अगर बात करते हैं तो वसुज्येष्ठ, और वसुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र, और इनके अंतिम शासक देवभूति थे। अंतिम शासक को आपको याद कर लेना है, आपकी परीक्षा में मालूम कर लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अग्निमित्र के बारे में। अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध भी अभियान किया। कलिंग पर इसने आक्रमण किया। उस समय कलिंग में बात करते हैं तो चेदी वंश या कलचुरी वंश का शासन था। अगर चेदी वंश के सबसे प्रतापी राजा की बात करते हैं तो राजा खारवेल थे। और खारवेल ने ही हाथी गुम्फा का अभिलेख लिखवाया था, जो कि प्राकृत भाषा में है। और कलिंग प्रशासन का उल्लेख हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से ही पता लगता है। और भारतवर्ष का उल्लेख या भारतवर्ष जो शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में ही किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको याद कर लेना है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके मंत्री जो वासुदेव था, उसने कण्व वंश की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, जो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, उसकी हत्या कर दी उसके मंत्री वासुदेव ने, और एक नए वंश की स्थापना की, कण्व वंश की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कण्व वंश के बारे में, जो 73 ईसा पूर्व में वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। और कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था। इन्होंने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी, एक पाटलिपुत्र और एक विदिशा। अगर सुशर्मन की हत्या की बात करते हैं तो उसके मंत्री सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, सुशर्मन की हत्या सिमुक ने की
और सातवाहन वंश की स्थापना की। अब यहाँ पर हम सातवाहन वंशों के बारे में देख लेते हैं। मैंने भी आपको बताया जो सुशर्मन की हत्या की थी वो सिमुक ने, और सातवाहन वंश की स्थापना की थी, तो इसके संस्थापक सिमुक हो जाएंगे। अगर हम सातवाहन वंशों के बारे में बात करें तो 300 वर्षों तक का इनका शासनकाल रहा था, और इनकी भाषा प्राकृत थी। और इनके धर्म की बात करते हैं तो ब्राह्मण धर्म से ये संबंधित थे। अगर इनकी राजधानी की बात करते हैं तो इन्होंने राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया। प्रतिष्ठान को हम पैठान भी कह देते हैं, जो कि दक्षिण महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे। ये आपको याद कर लेना है। इस वंश को हम आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं, क्योंकि प्रारंभ में सातवाहन महाराष्ट्र में थे, लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, जब ये बाद में आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित हुए, इसीलिए हम इनको आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सातवाहन वंशों का उल्लेख हमें कहाँ से पता लगता है। जो एक नागनिका अभिलेख है, नासिक अभिलेख और हांती गुम्फा अभिलेख से हमें सातवाहनों का पता लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमुक का उत्तराधिकारी कौन बना। सिमुक का उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम बना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सातकर्णी प्रथम के बारे में आप यहाँ पर देख लेते हैं। यह सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और 1 राजसूय यज्ञ कराया। इसने अपनी राजधानी को अमरावती बनाया। जी हाँ दोस्तों, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अमरावती को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। अगर हम सातकर्णी प्रथम में की बात करते हैं तो भूमिदान की प्रथा सातकर्णी प्रथम ने प्रारंभ की थी। इस बात का पता हमें नानाघाट अभिलेख से पता लगता है, और सातकर्णी प्रथम की पत्नी जो नागनिका है उसके द्वारा नानाघाट अभिलेख जारी किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं राजा हाल के बारे में, जो कि सातवाहनों का 17वां शासक था, जो कि एक संस्कृत का विद्वान था। यह एक बहुत बड़ा कवि और विद्वानों का आश्रयदाता था। जी हाँ दोस्तों, राजा हाल जो था ये एक बहुत बड़ा कवि भी था और विद्वानों का आश्रयदाता था, और कवियों को अच्छे से सम्मान देता था। इसने गाथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में की, और इसके युग को हम अंधकार युग या सातवाहन वंश को ही हम अंधकार युग के बारे में जानते हैं। इसमें 2 विद्वान भी थे, सर्ववर्मन और गुढ़ाद्य। और सर्ववर्मन की पुस्तक कातंत्र और गुढ़ाद्य की पुस्तक व्रत कथा, यह आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है, ये गौतमी का नाम इसकी माता के नाम पर रखा गया। यह सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक था। दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं, इनके नाम जो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, या इनकी माता के नाम पर जो नाम रखे गए थे, इसको हम मातृ सत्तात्मक समाज नहीं कह सकते। समाज इनका पितृ सत्तात्मक ही था, ये बात आपको याद कर लेनी है। कहीं कहीं इसका समाज मातृ सत्तात्मक लिखा गया है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि इनका समाज जो था वो पितृ सत्तात्मक था। यह सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक था। सातवाहन वंशों का इसको हम पुनर्संस्थापक भी कह सकते हैं। अगर इसकी उपाधि की बात करते हैं तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को हम आदित्य ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, त्रिसमुद्रपति और वेकटक स्वामी के नाम से भी जानते हैं। अगर इनकी माता की बात करते हैं तो इनकी माता का नाम बलश्री था, जिसका उल्लेख हम नासिक अभिलेख में पढ़ सकते हैं। इसने अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से शासन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के समय नासिक के एक शक शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नासिक का एक शक शासक था नहपान, वो गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय पर उसने आक्रमण किया, जिसको गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित कर दिया। और नहपान को जोगल श्राम्बी, जो कि नासिक से मिले मृत भांडों से हमें पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, जो जोगल श्राम्बी नासिक से मिले मृत भांड है, उससे हमें नहपान का पता चलता है। नेक्स्ट बात है वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी के बारे में। यहाँ पर रुद्रदामन से पराजित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, रुद्रदामन का आक्रमण हुआ और वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी रुद्रदामन से हार गया था। बस यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में। यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में, इसने जलियान के चित्र वाले सिक्के जारी कराए थे। जी हाँ दोस्तों, जिन सिक्कों पर जलियान का चित्र बना हुआ था वे सिक्के यज्ञश्री सातकर्णी ने जारी कराए। अगर हम सातवाहन वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं तो उसका नाम था विजय, और सातवाहनों ने शीशे के सिक्के और पोटीन और तांबे के सिक्के भी चलाए थे। इनका समाज मैंने आपको बता दिया पितृसत्तात्मक था। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोटीन और शीशे के और तांबे के सिक्के, यहाँ पर इनका फोटो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपके सामने। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं मौर्योत्तर काल के, जिसका अगर आपने क्लास अच्छे से देखी होगी तो आप एक प्रश्न भी मिस नहीं कर सकते। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है,
अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? आपके ऑप्शन है पुष्यमित्र ने, अग्निमित्र ने, वसुमित्र ने या फिर बाघभट्ट ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 2। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? जी हाँ दोस्तों, जो पुष्यमित्र शुंग था वो बृहद्रथ की सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये इसका सेनापति था। मैंने आपको बताया बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कण्व वंश या कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण या फिर सुशर्मा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वसुदेव जो है कण्व वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर वशिष्ठिपुत्र श्री पुलमावी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिमुक जो है सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? शीशे के, प्रोटीन के, तांबे के या फिर स्वर्ण के। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। और आपको यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर आपको ज़रूर करना है। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।